नमस्कार। आप देख रहे हैं देवभूमि झारखंड न्यूज। मेरा नाम दिलीप सिन्हा है। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव होने की जो संभावना है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। झारखंड हाईकोर्ट का भी दबाव है और दबाव से ही सही सरकार चुनाव कराने की दिशा में सक्रिय दिख रही है। तो ऐसे मौके पर हम आज अपने जो हमारा पॉलिटिकल कार्यक्रम है देवभूमि झारखंड न्यूज का कि बोले नेताजी, इस कार्यक्रम में आज हम अपने दर्शकों के बीच लेके आए हुए हैं धनबाद के मेयर रह चुके और लगातार 5 वर्षों तक जिन्होंने मेयर के रूप में धनबाद में काफ़ी कुछ किया, वो हैं श्री चंद्रशेखर अग्रवाल जी, जिन्हें लोग प्यार से समर्थक शेखर जी भी कहकर पुकारते हैं। वो आज हमारे अतिथि हैं श्री चंद्रशेखर जी। आपका सर देवभूमि झारखंड न्यूज में के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको और बता दें, 2015 के जो नगर निकाय का चुनाव हुआ उसमें ये प्रत्याशी थे और इन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी जो इनके थे वो कांग्रेस से जुड़े हुए, हालांकि वो चुनाव दलगत आधार पर नहीं हुआ, फिर भी फेस जो था वो दलगत था ही। तो ये भाजपा के आप कह सकते हैं, उससे इन्होंने कांग्रेस के जो नेता थे उस शमशेर आलम, उनको 42,000 से अधिक वोटों से हरा कर ये धनबाद के मेयर बने। आप कह सकते हैं कि धनबाद के ये दूसरे मेयर थे। इनसे जो पहला मेयर जो चुनाव हुआ उसमें इंदू देवी थी और उसके बाद 5 साल बाद चुनाव में और काफ़ी रिकॉर्ड वोट से ये जीते और 5 साल इन्होंने ये दिखाया कि कैसे शहर की सरकार होती है। तो जब आप चुनाव का शंख बजने जा रहा है तो हम इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले आप सर ये बताएं कि ये जो चुनाव होगा तो इस चुनाव के लिए आप तैयार हैं कि नहीं? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से छठ पर्व सामने है, सबों को छठ की बहुत बहुत शुभकामना। माँ छठ मैया की कृपा हम सब पे बनी रहे, पूरे धनबाद पे बनी रहे, झारखंड पे बनी रहे। और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि हम लोग तैयार हैं कि नहीं, हम लोग तो हमेशा ही पब्लिक डोमेन में हैं और हर चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मतलब ये साफ है कि मेयर का चुनाव में फिर से एक बार मैदान में उतरेंगे। आप ये बताएं कि 5 साल के मेयर के रूप में आपकी जो प्रमुख उपलब्धियां क्या थी, उसको आप धनबाद की जनता को। देखिए, आप किसी भी उपलब्धि को प्रमुख या अप्रमुख नहीं बोल सकते हैं, मतलब कि ये इम्पोर्टेंट था और ये नहीं था, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि अगर साफ सफाई का मुद्दा है तो वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और पेयजल का मुद्दा है तो वो भी उतना इम्पोर्टेंट है, और अगर सड़क पे रोशनी का मुद्दा है तो वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हर काम इम्पोर्टेंट था, बहुत सारे काम थे यहाँ पे जो कि इम्पोर्टेंट थे और सड़क से लेके शमशान तक काफ़ी काम हुए और हर फील्ड में काम हुए। जनरली लोग 1-2 फील्ड में काम करके अपने को उसी में घूमते रहते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा थी और उन्हीं के असीम कृपा से और जितने भी पार्षदगण थे उनके सहयोग, मतलब भयानक सहयोग रहा। आप सोच सकते हैं कि पहले जो नगर निकाय थी पहली, उसमें हम लोग बोर्ड में हमेशा ये देखते थे कि आज लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, और पूरा अखबार यही छपा रहता था। आप भी चाहते थे कि डिस्प्यूटेड बोर्ड होती थी और हम लोग के समय में केवल काम की ही बात होती थी और सबका उसमें समर्थन रहता था, चाहे 8 लेन का हो, चाहे आपका जो अभी फ्लाईओवर चल रहा है उसकी बात हो, चाहे ये अंडरपास जो गया वाला होने वाला है, ये भी हमारा नगर निगम का देन है, हम ही लोग का देन है। अच्छा, इसकी शुरुआत आपकी? शुरुआत और फंड हम लोग का है। अच्छा, फंड ये पैसा भी राज्य सरकार का नहीं है। अच्छा, ये धनबाद नगर निगम का? बिल्कुल। ये जो डीएमएफटी का पैसा, पहले देखिए आपको बताएं, डीएमएफटी धनबाद नगर निगम या किसी भी नगर निगम के लिए नहीं था। हम लोगों ने कानून को चेंज करवाया कि हम चूंकि माइनिंग एरिया में रहते हैं, इसका लाभ हमको मिलना चाहिए। तो कानून चेंज हुआ। इसके लिए पीयूष जी को जब हम लोग बार बार बोलते थे तो बोलते तूने नगर निगम में माइनिंग नहीं होता होगा, बाहर होता होगा। 3 बार वो आए धनबाद
और आ करके जब वो अस्वस्थ हो गए पीयूष गोयल जी, पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री, तब जाकर के उनको लगा कि नहीं ये सही बोल रहे हैं और नियम चेंज हुआ और हम लोग उस फंड से काफी काम किए। ये जो फ्लाईओवर हो रहा है मटकुरिया से आरा मोड़, ये भी हम लोग का देन है, उसी डीएमएफटी के पैसे से है। ये न राज्य सरकार का पैसा है न केंद्र सरकार का पैसा, ये जिला का पैसा है। ये जो अंडरपास हो रहा है ये भी जिले के पैसे से हो रहा है। इसलिए बहुत सारे काम और नए अप्रोच के साथ काम हुए। तो ये नई जानकारी शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम हो कि गया पुल जो बगल में अंडर पास निकलने वाला काम होने जा रहा है और मटकुरिया से आपका आरा मोड़ जो भूली से सटा हुआ, वासीपुर से सटा वहाँ तक फ्लाईओवर, वो भी डीएमएफटी फंड से जी नगर निगम के। इसमें ना राज्य सरकार का कोई पैसा लग रहा है ना केंद्र सरकार का, किसी का नहीं, किसी का कोई। एक आप बहुत महत्वाकांक्षी योजना लेके आए थे कि धनबाद शहर से सटा हुआ जो इकलौता पहाड़ है जिसको भूपोड़ हम लोग कहते हैं, उसके ऊपर में आप देखिए 1042 करोड़ का हम लोग वाटर सप्लाई का टेंडर किए थे अपने समय में। प्रधानमंत्री जी का घर घर नल जल हम लोग के बाद आया था। अच्छा, अगर घर घर नल जल हम लोग के पहले आया होता तो हम लोग वहीं से पैसा लेके करते। आपको हम बताएं ये जो 1042 करोड़ का वाटर सप्लाई का काम है, इसमें भी ना राज्य सरकार का पैसा है ना केंद्र सरकार का पैसा है। ये टोटल पुनः जिला का पैसा है। माडा में जो बाजार फेस है करीब 200 करोड़ 180 करोड़ वहां का है और बाकी टोटल डीएमएफटी का पैसा है। 166 करोड़ केवल केंद्र सरकार का पैसा है जो 1 से लेकर 13 वार्ड में काम का जो टेंडर हुआ था अमृत योजना के तहत, वो जो हमारा हिस्सा है केंद्र सरकार में उनका पैसा नहीं, वो जो हर निकाय का एक हिस्सा होता है उनकी जनसंख्या के आधार पे, उस हिस्से का वो पार्ट था 166 करोड़। वार्ड नंबर 1 से 13 नंबर वार्ड तक का जो वाटर सप्लाई स्कीम है जो अलग टेंडर हुआ था, ये केंद्र सरकार का हमारा जो निगम का हिस्सा था उसके तहत हुआ था। आज क्या स्थिति है वो? देखिए हम लोग थे हर 15 दिन पे रिव्यू करते थे हर योजना का। आज के डेट में कोई उसको रिव्यू करने वाला नहीं है। जिस काम को आज से 4 साल पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए था और एक एक व्यक्ति के घर में नल का कनेक्शन होना चाहिए था, वो आज दम तोड़ता हुआ ये योजना दिख रही है। और इतनी बड़ी योजना, आप सोच सकते हैं भूईफोड़ पहाड़ पे जो पानी टंकी का मामला था, ये हम लोग ये सोच के किए थे कि इसके चलते लोगों का आवागमन होगा और पहाड़ को हम लोग सौंदर्यीकरण की ओर ले जाएंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करके हम लोग इसको हम लोग के बीच में एक बहुत अच्छी धरोहर है जिसको हम लोग एक पब्लिक टूरिज्म का एक हिस्सा बनाएंगे। ये हम लोग के अंदर में सोच थी और उसी सोच के तहत हम लोगों ने वहाँ पे वाटर टैंक का निर्माण कराया। एलएनटी को दिया हुआ काम है। आपको पता है परमेश्वर बाबू पहले थे जिन्होंने की मैथन से वाटर सप्लाई का पाइपलाइन खिंचवाया और पैरेलल पाइपलाइन हमने फिर दूसरा टेंडर किया जो कि वहां से काम चल रहा है, अभी भी चल रहा है, जिसको भी कंप्लीट हो जाना चाहिए था। क्योंकि उसमें से फोड़ के बहुत लोग पानी रास्ते में ले लेते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों किसी से लड़ाई, सबको पानी चाहिए। एक पाइपलाइन का काम और चल रहा है अभी जो हम लोग ने किया था, उसी के तहत था कि भूईफोड़ पहाड़ पे भी पानी टंकी बनेगा और उससे 52,000 घर को पर डे पानी मिलेगा। तो मतलब मैथन जलापूर्ति योजना एक है वो सेपरेट है, वो भी इसी में है। वो जो 500 कुछ करोड़ का हम लोग एलएनटी को टेंडर दिए थे, उसमें मैथन से एक पाइपलाइन और लाने का लाके उसको भूपोड़ में, हाँ वो काम चल रहा है। वो काम चल रहा है। फिर उसको घर घर सप्लाई कितने घर पे? 52,000 घर को पर डे केवल उससे ये जो भूईफोड़ पहाड़ पे जो टैंक है उससे जाएगा पर डे। और ये झारखंड का सबसे बड़ा वाटर टैंक है भूपोड़ का। जी वाटर टैंक तो तैयार है उनके, लगभग तैयार है। हम गए थे कुछ दिन पहले। अच्छा, लगभग तैयार। और ये सिर्फ धनबाद शहर के, धनबाद नगर निगम में 50,000 52,000 नहीं, धनबाद के जो उसके आसपास के एरिया है उनके लिए। तो उससे क्या होगा कि अन्य का लोड घटेगा और लोड घटने से फिर ये जो पानी हम लोग इधर दे रहे थे वो उस तरफ चला जाएगा। 8 लेन भी लगभग तैयार है, मतलब 8 लेन तो नहीं है लेकिन 4 लेन है अभी, हम कर सकते हैं। 4 लेन कैसे? एकदम 1 लेन है, पूरा 1 लेन बन गया है। हाँ 1 लेन है।
बीच में दो काम नहीं, दो बीच में दो एक्सप्रेस जो वे है वो 4 लेन है, और दोनों तरफ 2-2 लेन का सर्विस लेन दिया हुआ सर्विस है। लेन है। हाँ, कुल मिला के 8 लेन। तो जिस जमाने में आप इस प्रोजेक्ट को 8 लेन का कंसेप्ट लेके आए थे, तो हमको जहाँ तक याद है कि कुछ आपके प्रतिद्वंदी भी इस पे सवाल उठा रहे थे, तो कैसा लगता है आपको? देखिए, उस समय लोग समझ नहीं पा रहे थे इसकी महत्ता को, और लोग बोल रहे थे वेस्टेज ऑफ मनी है, ये है वो है। तो मेरे से वहाँ पे भी लोगों ने पूछा था, एक मिनट रुकिएगा। 8 लेन, देखिए, आप बैंक मोड़ होके कतरास जाते थे, 1 घंटा टाइम लगता था, 20 मिनट में आप कतरास पहुंच रहे हैं। और जिनको बाहर जामताड़ा से अगर रांची जाना है, वो भी बैंक मोड़ होके जाते थे, अब बाहर सब निकल रहे हैं। तो इसकी जो महत्ता थी वो हम लोग समझ रहे थे, और जिनको विरोध करना था, विरोध उनका स्वभाव है, तो उसे विरोध कर रहे थे। आज तो हमको लगता है उससे लोग भी खुश हैं कि भाई उस सड़क का उपयोग कर रहे हैं। देखिए, उस समय 7 IAS अफसर मेरे से इंटरव्यू ले रहे थे कि आप 8 लेन क्यों बना रहे हैं, इसको 4 लेन क्यों नहीं बना रहे हैं। और 7 IAS को मैंने उस समय कन्विंस किया था, इंक्लूडिंग अमित खरेजी, जो आज प्रधानमंत्री के साथ काम कर रहे हैं। जब वो मेरे से पूछे कि इसका इकोनॉमिक्स क्या है, हमने कहा बहुत अच्छा सर आपने सवाल किया है। अभी 5 लाख रुपया कट्ठा जमीन का दाम है, और इसके बनने के बाद यहाँ 20 लाख रुपया कट्ठा जमीन का दाम होगा, और एक बार रजिस्ट्री होगा 20 किलोमीटर एकड़ इधर और 20 किलोमीटर इधर, तो आपको जो 8% आता है वो 622 करोड़ आपके रेवेन्यू में आएगा। आप 400 करोड़ लगा रहे हैं और आपको 622 करोड़ का केवल रजिस्ट्रेशन का रेवेन्यू आएगा, एक बार जमीन केवल सेल आउट होगा तो। और आज मिले थे हमको वहाँ पे वो, तो हमने कहा कि उनको, सर आप, हम तो 20 ही बोले थे, 25 लाख तक वहाँ का, 30 लाख तक का वहाँ का रेट हो गया है। तो इस तरह की जो योजना होती है उसके दूरगामी बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। और इस कंसेप्ट को लेकर, ये सड़क को लेकर एस्टीमेट घोटाला का भी आरोप लगा, ACB जांच हुई, क्या निकला उसमें? देखिए, जब लोग, या तो जिनको काम नहीं करना है उनका काम है कि काम को बदनाम कर दो, ठीक है। तो जब काम, ये राजनीति है, अगर हम आपके सामने एक बड़ी लकीर नहीं खींच पा रहे हैं, हम इतने निकम्मे हैं कि बड़ी लकीर नहीं खींच पा रहे हैं, क्योंकि देखिए इस देश में पैसे की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है। एकदम एक लाइन में मुझे गडकरी जी ने कहा था कि पैसे की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है, जितना काम कर सकते हो करना। उनका एक मंत्र शुरू में मुझे दिया गया था, और उसी दिन से मैं कमर कस लिया था। और राजनीति में ये होता है कि अगर हम उससे बड़ी लकीर नहीं खींच रहे हैं तो उनको बदनाम करो। और भ्रष्टाचार एक ऐसा वाक्य है जो राजनीति में बहुत फलता फूलता है। आप बताएं कि अपोजिट सरकार होने के बावजूद उसने पूरा जांच किया, कोड़ के जांच किया, जांच रिपोर्ट सबमिट हो गया। इवन आप कोविड में हम सब अपना जान बचाने के लिए लगे हुए थे, उस समय ACB मेरा गंजी जंगिया और पैंट अंडरवियर ये सब गिन रहा था कि आपके पास कितने शर्ट हैं, कितने पैंट हैं। और आपको बताएं कि ये पहला केस है मेरा आय से अधिक संपत्ति में झारखंड में जो -41% गया है। आज तक झारखंड में किसी का भी 41% माइनस में नहीं गया है। और मेरा पहला केस है जो 41% माइनस में गया है, जिसका मैं ढिंढोरा नहीं पीट रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, ये पब्लिक है, सब जानती है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई, जहाँ तक हम लोगों को भी जो सूचना है कि ACB की जांच रिपोर्ट में ऐसी कोई भी खामियां नहीं मिला, खामियां थी ही नहीं तो आएगी कहां से। और इस कारण और हम लोग शुरू दिन से उसका स्वागत किए थे। जिस दिन हम लोग सुने, हम लोग एकदम वेलकम है, जिनको जिनको जांच करना हो कर। इस जांच के कारण आपके समय में ली गई जो 14वीं वित्त राशि से कई सड़कों का जो निर्माण होना था, वो आज भी पेंडिंग है। देखिए, जांच करने वाले भी अच्छे ओहदे पे आज भी हैं जो करवाए थे,
और उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने नाम से करवाते। और लोकपाल में जब वो हम लोग ने जवाब दे दिया था, तो लोकपाल में जा करके फिर वो एसीबी में भिजवाया इस जांच को। ये सारा षड्यंत्र जो रचा गया था, वो षड्यंत्रकारी पूरी तरह एक्सपोज्ड है, और इसका खामियाजा उन्हीं को आगे आने वाले दिन में भुगतना पड़ेगा। और क्योंकि जब आप किसी भी योजना को जांच के दायरे में डाल देते हैं, फिर आप उससे काम का उम्मीद मत कीजिए, तो पेंडिंग हो ही जाएगा, तो पेंडिंग होगा ही। और तब तक पेंडिंग होगा जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो उसमें अभी भी जो इंजीनियरिंग विंग की जो जांच है, वो हमको लगता है अब कंप्लीट हो गई है। अब जो फॉर्मेलिटीज वहाँ पे रांची में बची होगी वही बची। उम्मीद है कि काम वो भी क्लियर कट है, खत्म हो जाएगा, उसके बाद काम शुरू होगा। अच्छा, जनता आपको चुने फिर से शहर के सरकार का मुखिया बनाए, तो कौन सा ऐसा काम है जो आप करना चाहेंगे, टॉप प्रायोरिटी में आपका रहेगा शुरुआती 1 साल में? देखिए, बहुत सारे काम जो हम लोग करके गए थे और जो आज तक पेंडिंग है, उसको तो सबसे पहले कंप्लीट करना है। 2 नया काम जो उस समय हम लोग अंतिम समय में स्टार्ट किए थे, एक तो यूथ को रोजगार देना, जो हमारा यूथ इतने समृद्ध शहर में रह करके भी और बेरोजगार है और इधर उधर भटक रहा है, उसकी असीम संभावना है नगर निगम में उनको रोजगार देने की। नौकरी नहीं, रोजगार देने की असीम संभावना है, और उस पर हम लोग काम करना शुरू कर दिए थे। हम लोग बॉम्बे वगैरह और महाराष्ट्र से और तमिलनाडु से बहुत सारे इंडस्ट्री वालों को शहर का मुआयना भी करा दिए थे, तो वो लोग तैयार भी हो गए थे। लेकिन उसके बाद फिर चीज़ें बदलती गई और वो पेंडिंग रह गया। अदरवाइज हजारों युवक को तो हम लोग काम में लगा देते, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ से जो ये हल्दिया पोर्ट है, वो 6-7 घंटे के रास्ते पे है। मतलब पूरे वर्ल्ड का मार्केट को हम लोग यहाँ से अपने प्रोडक्ट से अवगत करा सकते हैं। हम लोग के लिए बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है उसमें, हल्दिया पोर्ट के लिए जी। और योजना जैसे ये अंडरपास है, फ्लाईओवर ये तो है। मैंने आपको एक ही लाइन में कह दिया कि जितनी हम लोग की योजनाएं हैं जो प्रोसेस पे है, उसको तो रिव्यू करके इमीडिएट उसको धरातल पे लाने का बहुत जल्द प्रयास करेंगे। और बाकी 2 जो महत्वपूर्ण रहा वो वाटर सप्लाई तो मुद्दा ही नहीं रहेगा। धन्यवाद सर जी। ये तो वाटर की कमी नहीं है, मैनेजमेंट की कमी है, और वो मुद्दा नहीं रहेगा, ये तो आश्वस्त कर रहा हूं। ये तो आप बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर वाटर सप्लाई मुद्दा नहीं रहेगा, और अगर मुद्दा रहा तो उसके बाद शेखर अग्रवाल कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा। चलिए, बहुत ये चुनाव पूर्व ही सही, लेकिन एक बड़ा वादा शेखर अग्रवाल जी कर रहे हैं धनबाद शहर की जनता के लिए। और अगला सवाल फिर हम आपसे करना चाहेंगे कि चुनाव भले दलगत ना हो, लेकिन छाप जैसा पिछला भी रहा, हम लोग को याद है जैसा कि एक बड़े व्यवसायी यहाँ के कोयलांचल के या गिरिडीह धनबाद के, वो चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया था, फिर उनको बैकफुट पे जाना पड़ा। आप आए अघोषित भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, चूँकि दलीय चुनाव नहीं था, लेकिन उनके आप प्रदीप संथालिया जी की बात कर रहे हैं। प्रदीप संथालिया जी जब बैकआउट हो गए थे, तो उसके बाद जो हमारे एमपी और एमएलए साहब थे, उन्होंने राजकुमार अग्रवाल जी को आगे किया था। हाँ, और राजकुमार अग्रवाल जी ही फिर भारतीय जनता पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे। लेकिन चूंकि ये सिंबल पे चुनाव नहीं होता है, तो इसमें पार्टी गौन हो जाती है, और पब्लिक को अपने हिसाब से लोगों को चुनने का भरपूर मौका मिलता है, उनको पार्टी की बाध्यता नहीं रहती है। देखिए, पार्टी वाइज नहीं होने का एक फायदा भी है इस चुनाव, कि लोगों को अपने हिसाब से उनका क्योंकि जो कांग्रेस और बीजेपी या जिस भी सिंबल से बंधे रहते हैं, तो लोग आंख बंद करके वहां जाके वोट करके आते हैं।
लेकिन जब वो बाध्यता समाप्त हो जाती है तो पब्लिक अपना दिल खोल करके डिसीजन लेते हैं। ये बढ़िया है, नगर निगम चुनाव ये बेहतर है इस प्रकार से। तो उस चुनाव में हम देखें तो बीजेपी के प्रत्याशी राजकुमार अग्रवाल जी हो गए और कांग्रेस से थे संतोष महतो जी, क्योंकि मन्नान मलिक साहब जो पूर्व मंत्री हैं, राजेंद्र सिंह जी जो दिवंगत हो चुके हैं पूर्व मंत्री, वो भी दिवंगत हो चुके हैं, ओपी लाल जी, सबने संतोष महतो को प्रत्याशी घोषित किया था। और अकेला एक मुस्लिम यूथ उस समय के हमको जहाँ तक याद है शमशेर आलम, वो चुनाव लड़ रहे थे बिना कांग्रेसियों के सपोर्ट के, बड़े नेताओं के सपोर्ट के। यही तो मैंने दूसरे कहा नंबर पर वो कि इसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों साइड हो गई थी, जिनका ये गढ़ माना जाता है। हाँ जी, अगर एक नंबर में भाजपा है तो 2 नंबर में कांग्रेस रहती है, और 1 नंबर में कांग्रेस रहती है तो 2 नंबर में भाजपा रहती है, ये चलता है। और उस गढ़ में दोनों पार्टी साइड हो गई थी और चेहरा आ गया। तो ये तो एक पॉलिटिकल, जैसे अगर आप एनालिसिस करते हैं तो आप लोग के लिए एक रिसर्च का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल, चेहरा पे चुनाव हुआ, वो चुनाव जो पिछला चुनाव है वो चेहरा पे चुनाव हुआ। आपने बिल्कुल सही कहा कि बीजेपी ने राजकुमार अग्रवाल जी जो बीजेपी के पुराने लीडर थे जी, अच्छे और साफ सुथरा उनके भी छवि रही है, उनको उतारा। और लेकिन ना वो फैक्टर बन पाए, ना कांग्रेस के दिग्गजों ने जिनको प्रत्याशी बनाया। संतोष महतो भी ट्रेड यूनियन के लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, वो रहे, और 2 चेहरे के बीच चुनाव हुआ है। ऐसा क्या आपको लगता है कि इस बार बीजेपी की ओर से, तो अभी भारतीय जनता पार्टी में है, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई ऐसा प्रेशर होगा क्या कि हम भाई इनको प्रत्याशी बनाए तो बाकी लोग नहीं लड़े चुनाव? और अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो आपकी क्या रणनीति होगी कि अगर पार्टी के स्तर पे माहौल आपके पक्ष में नहीं रहा? देखिए, हम तो आपको फिर बोले कि ये चुनाव धनबाद में पिछले चुनाव से ही आप भी बता रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के कैंडिडेट पीछे रह गए थे। तो कमोबेश इस बार हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी के भी जो काफ़ी लोग हैं जो चुनाव लड़ने का मन बना रखे हैं। जी बिल्कुल। तो हर दल से, कांग्रेस से, भाजपा से, सब 4-5 अच्छे कैंडिडेट आएंगे। ऐसा नहीं कि कोई एक ही आएंगे, ऐसा नहीं हो, ये संभव भी नहीं है, संभव नहीं है। सबकी महत्वाकांक्षा है, चूंकि सिंबल के आगे लोग नहीं आते हैं और इसमें सिंबल की बाध्यता नहीं है, तो जो समाज में काम किए हैं सबको अपना दिखलाने का मौका मिलना चाहिए, और सबों को लड़ना भी चाहिए, अपना आकलन सबों को करना भी चाहिए कि हमें कहाँ त्रुटि रही कि अगली बार हम लोग उसको ठीक करें। बिल्कुल भाई, आप काम कर रहे हैं समाज के लिए, तो थोड़ा सा कुछ आप दर्शकों को हमें अपने बारे में भी बताएं कि राजनीति में आपका आना कैसे हुआ? देखिए, बिहार में जो विधान परिषद के अध्यक्ष थे अवधेश नारायण सिंह जी, वो रांची से पहले चुनाव लड़ते थे जी, MLC थे जी। 3 बार लड़े, 1 बार हारे, 2 बार जीते। तो मैं उन्हीं के साथ आज भी व्यवसाय करता हूँ। अच्छा। और मुझे राजनीति में लाने का पूरा श्रेय उन्हीं को है। उन्हीं के पीछे हम लोग रांची का चुनाव, उनका 3 चुनाव लड़े। एक चुनाव 60-70 वोट से हारे थे, फिर 2 चुनाव हम लोग लगातार जीते थे। उसके बाद गया से वो लड़े, गया से भी, तब से ही हम लोग शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं। और यहाँ धनबाद की राजनीति में, धनबाद की राजनीति में उस समय धनबाद ही रहते थे, और धनबाद से रांची जाना उनके चुनाव में देखते थे। अब माना जाता है राजनीति में ऊपर में लॉबी चलता ही है हर पार्टी में, चाहे बीजेपी करे, कांग्रेस करे, झारखंड मुक्ति मोर्चा करे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। तो आपको रघुवर दास जी जो हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, उड़ीसा के राज्यपाल हैं, उनका करीबी एक छाप आप पे है आज कि उनके आप करीबी हैं। इससे आपको अगले चुनाव में या राजनीति में क्या हानि लाभ आप देख रहे हैं? ये इसका आकलन मुझे नहीं है। हानि लाभ तो आप देखिए, आप जनता आपको बताएगी कि भाई क्या हानि है क्या लाभ है, और आपको हम बताएंगे। हम लोग तो सबके करीबी हैं। अगर आप रघुवर जी की बात बोलते हैं तो हमको तो लगता है कि हम वर्तमान मुख्यमंत्री जी के भी बहुत करीबी हैं, और हेमंत सोरेन जी, हाँ, हम तो मुंडा जी के भी बहुत करीबी हैं।
हम तो बाबूलाल जी के भी बहुत करीबी हैं। व्यक्ति विशेष का संबंध तो एक अलग संबंध होता है। इसमें हमको नहीं लगता है कि हम किसी एक से ही जुड़ के रहे, हम तो लगभग सबसे जुड़ के रहे। और बहुत सारी बातें हैं हमको, हम लोग तो बेसिकली कभी जो भी हम लोग को अच्छे लगे उनके साथ हम लोग थोड़ा ज़्यादा रहे। नहीं, ये सवाल इसलिए है कि राजनीति में कोई जानता नहीं है कल क्या होगा, लेकिन आज के दिन में लग रहा है जैसे कि रघुवर दास जी का ग्राफ थोड़ा धीरे धीरे कम रहा है। इसमें तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, और हम नहीं समझते हैं कि उनका ग्राफ कम रहा हो। तो जहाँ जा रहे हैं प्रचंड भीड़ लग रही है उनके पीछे। नहीं, वो ठीक पब्लिक में तो है, लेकिन जैसा कि पब्लिक ही सब चीज होती है। पब्लिक में अगर आप जीरो हैं पब्लिक में तो आप क्या है, कुछ नहीं है। आप एक बात बताइए, आज अगर कल हम लोग को पब्लिक वोट ना करे, हम लोग क्या है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, वो बात सही है। पब्लिक ही है, ये तो पब्लिक का तंत्र है। जनतंत्र और जो वोट तंत्र है, ये तो पब्लिक का तंत्र है। आज पब्लिक आदरणीय हेमंत जी को मुख्यमंत्री बनाई हुई है प्रचंड बहुमत से। इतना बहुमत तो भाजपा को कभी नहीं आया, मतलब कभी नहीं आया। हाँ, नहीं, इतना तो कभी नहीं आया, 70 सीट। हाँ, इतना कभी नहीं आया, जो कभी सोच नहीं सकता था लोग कि भाजपा इस राज्य से हटेगी। और वैसे में जो पब्लिक जिसको चाहेगी उसको। ये बात तो बिल्कुल सही है। हम तो देख रहे हैं कि पब्लिक भी, और देखिए राजनीति का मापदंड पूरी तरीके से जनता है। कोई भी किसी व्यक्ति से जुड़ करके बड़ा छोटा नहीं हो सकता है। हम लोग भी उस समय चुनाव लड़े थे, रघुवर जी मुख्यमंत्री थे। आप जो मेरे पे बता रहे हैं कि रघुवर जी के क्लोज या डिस्क्लोज, रघुवर जी मुख्यमंत्री थे और शेखर अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी का घोषित उम्मीदवार नहीं बना। बात सही है। और उसके बाद शेखर अग्रवाल एक प्रचंड बहुमत से जीत के आता है। ये शेखर अग्रवाल नहीं जीता था, ये धनबाद की पब्लिक जीती थी। तो रघुवर दास जी आए थे कि नहीं आपके सपोर्ट में उस चुनाव में? बिल्कुल नहीं, नहीं, किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं था। लेकिन उस समय एक बात हवा में बहुत तेजी से फैली हुई थी। हम लोग भी पत्रकारिता में थे कि मुख्यमंत्री जी रघुवर दास जी के दबाव में उनको प्रदीप संथालिया जी को पीछे हटना पड़ा था। प्रदीप संथालिया जी का स्टेटमेंट है क्या? नहीं, स्टेटमेंट तो नहीं। तब आप कैसे बोल रहे हैं बात? रघुवर जी इतने हल्के हैं क्या कि किसी को दबाव देंगे? आप उनको इतना हल्का समझ रहे हैं? जो आदमी एक छोटा सा बूथ का कार्यकर्ता होकर के गवर्नर तक जाता है, वो इतना हल्का हो सकता है? ऐसी बात नहीं थी। नहीं, आप हमसे क्यों कहवाना चाह रहे हैं? ये बात तो आपको प्रदीप जी से बात करनी चाहिए, रघुवर जी से बात करनी चाहिए। तो, आप मेरे मुंह में ये बात क्यों डाल? वो तो मुंह नहीं खोले प्रदीप। नहीं, मुंह अगर बात होती तो जरूर बात आती। ऐसी कोई बात होती। ये आप बात कर रहे हैं, तो पहली बार ये बात सुन रहे हैं। हम नहीं कर रहे, जनता के बीच ये तो पहली बार आपसे सुन रहे हैं। आप सुने होंगे पहली बार। हम कभी नहीं सुने। लेकिन पब्लिक डोमेन में ये बात। अरे वो भारतीय जनता पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे। भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री ने उनकी घोषणा की थी। लेकिन तो रघुवर जी फिर अगेंस्ट कैसे हो जाएंगे पार्टी के? रघुवर जी उस समय पार्टी के नेता थे, मुख्यमंत्री थे, और पार्टी ने उनकी घोषणा की थी। तो रघुवर जी फिर कैसे विरोध में हो सकते हैं? अचानक प्रदीप संथालिया जी का बैकफुट पे जाना, वो बताएंगे कि वो क्यों गए। उसमें दूसरा कोई भी नहीं बता सकता। प्रदीप संथालिया जी कोई बता सकते हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि पूरे दमखम से 2015 की तरह आप चुनाव मैदान में देखिए, फिर हम बता रहे हैं, हम कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। जनता सब चीज है। जनता जिनको चाहेगी उनमें दमखम ला देगी और उनको जगह पे ला देगी। अच्छा, ये शहर का अगर हम लोग भ्रमण करते हैं तो मुस्लिम बस्तियों की स्थिति देखते हैं कि डेवलपमेंट आज भी वहाँ नहीं है उस तुलना में जितना हम लोग अगर इधर के लोग सरायढेला, हीरापुर में देखें, और अगर आज़ाद नगर, पांडवपाला, इन सब क्षेत्रों में जब जाते हैं तो
सड़क नाली वाली जो जितना भी जो जन सुविधा है वो अभाव है। आप अगर जीते इस बार तो क्या आपकी प्रायोरिटी में मैंने समान नज़र से समान क्षेत्र होगा, सभी क्षेत्र होगा? क्या मुस्लिम क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट नहीं लगी क्या? स्ट्रीट लाइट क्या लगी है। मुस्लिम क्षेत्र में 40 साल से जो रोड बची हुई थी नहीं बनी क्या? क्या मुस्लिम क्षेत्र में जो एक वाटर टैंक बन के रखा हुआ था मनान मलिक जी के थोड़े विधायक के काल में, वाटर सप्लाई हो रहा था क्या? आज़ादी के बाद पहली बार हम लोग लग करके और उसको 1 करोड़ 19 लाख के चलते वो रुका हुआ था। रेलवे एनओसी नहीं दे रहा था अपने आप पाइप ले जाने के लिए। रांची जाके बैठ के पैसा ला करके और दिलवा करके वासेपुर को आज़ादी के बाद पहली बार हमने पानी दिलवाने का काम किया है। तो ये एक आज़ाद नगर का ही एक मोहल्ला हम लोग गए थे, तो वहाँ देखे कि नाली का प्रबंध नहीं था, काफी बड़ा मुस्लिम आबादी। आपको पता है कि धनबाद नगर निगम में कितनी किलोमीटर की सड़कें और नालियां हैं? आप भी बताइए। 1120 किलोमीटर हम लोग उसमें नपवाए थे, जो गली उली की सड़कें होती हैं। काम क्या एक कार्यकाल में 1120 किलोमीटर की सड़क बन सकती है? लगभग 300 किलोमीटर की सड़क हम लोग बनाए थे, जबकि इतना हम लोग दिन रात लगे हुए थे, तब लगभग 280 या 300 किलोमीटर के आसपास हम लोग पहुंच पाए थे। आप सोच सकते हैं कि हर जगह पहुंचने के लिए कितने एफर्ट और कितने टाइम की जरूरत है, क्योंकि पूरी तरह से नेग्लेक्टेड रहा है पूरा इलाका। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है कि 5 साल पर्याप्त नहीं है, 55 वार्डों का ये शहर है। अरे भाई साहब, जितने मंदिर मस्जिद थे, लोग कीचड़ भरे पांव से जाते थे। 500 से ज्यादा मंदिर और मस्जिद में हम लोग पेवर ब्लॉक लगाए हैं। पेवर ब्लॉक जो पीला लाल ईंटा है, ये धनबाद में इसकी फैक्ट्री नहीं थी। जब हम लोग टेंडर किए तो बोला कलकत्ता से लाए कि दिल्ली से लाए। अच्छा, उसमें हाँ। तब जाकर के स्थिति ये आई कि यहाँ कहीं इंडस्ट्री खुल गई। नगर निगम के काम से लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कितना रोजगार मिला है। नहीं, ये बात तो सही है। आप 2015 के बाद की बात ये कह रहे हैं। उस समय यदि कलकत्ता से पेवर ब्लॉक ये लाना पड़ रहा है तो सैकड़ों की संख्या में है। इसका मूल कारण 2015 से 20 का नगर निगम का कार्यकाल है। एक और सवाल आपका जवाब आप देते हैं कि ये जो 5 साल चुनाव नहीं हुआ, मतलब आपका कार्यकाल 2020 में पूरा हो गया, फिर कुछ एक्सटेंशन मिला था? नहीं, एक्सटेंशन मुखिया जी को मिला था। तो ये 5 साल जो बीच का जो सरकार, शहर की सरकार नहीं रही, इसका क्या खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा? ये तो जनता बताएगी। जनता के ये तो ये क्वेश्चन एकदम जनता का है। और गार्जियन विहीन जो परिवार होता है, उसकी तो आप उसका आभास तो हम लोग को हो ही रहा था। और जो गार्जियन विहीन होकर के रहे हैं 5 साल, उनसे पूछिए। बिल्कुल सही है। जिस परिवार में अगर गार्जियन नहीं हो तो वो परिवार बिखर जाता है, वो स्थिति रहा। और एक और सवाल हमारे जहन में ये है कि खेल के लिए नगर निगम की ओर से आपके दिन मैंने कोई प्रोजेक्ट हो आपके पास अगली? देखिए, हर मोहल्ले में बच्चों के लिए खेल की व्यवस्था होनी चाहिए, और ये व्यवस्था केवल और केवल सरकारी माध्यम से ही हो सकती है, और उसका घोर अभाव धनबाद में है। और उस पे वार्ड और लेवल पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि वो सीधा आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। सब मतलब इंडोर गेम खेल रहा है, कोई मोबाइल में बच्चा है, ये है, इसलिए कि उसको ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है। आज ऑप्शन दिए तो गोल्फ ग्राउंड में लोग जा रहे हैं ना मॉर्निंग वॉक के लिए। आज शमशान घाट पे लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं ना। बिल्कुल। आप ऑप्शन दीजिएगा तब ना लोग करेंगे, ऑप्शन ही नहीं है तो क्या करेंगे। अंतिम सवाल की ओर हम जा रहे हैं चंद्रशेखर अग्रवाल जी से। ये बताएं, जैसे कि आप धनबाद शहर को अगर देख लें तो पुराने शहर जो याद है, आप भी काफ़ी पुराने यहाँ के हैं, नदी नाला यहाँ भी काफ़ी था, नदी नाला तालाब। और अधिकांश शहर में धनबाद शहर का जो नाला है
नदी नाला वो एकदम बिल्कुल सिकुड़ चुका है अतिक्रमण के कारण। शहर के तमाम माने 90% तालाबों का अतिक्रमण हो चुका है। और नगर निगम कहें या फिर सरकार जिसमें कहें, किसी का भी इस पर ध्यान नहीं है। तो आप इसको प्राथमिकता में लेंगे कि नहीं, यदि जनता ने आपको फिर से? बहुत अच्छा सवाल किया आप जाते जाते। देखिए, हम लोगों ने एक योजना बनाई थी। धनबाद जो आप बोल रहे हैं, ये दिया तले अंधेरा वाली बात बोल रहे हैं। हमारे नीचे दुनिया भर का माइंस का वाटर जमा हुआ है, झरिया में, अन्य जगह जहाँ जहाँ अंडरग्राउंड माइंस होते थे, आज वो पानी से लबालब भरा हुआ है। और वो पानी कोल इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने सारे तालाब का जियो टैगिंग कर लिया था। करीब 110 तालाब धनबाद नगर निगम में थे, उसकी जियो टैगिंग कर लिए थे। और उसके बगल में किस जगह अंडरग्राउंड माइंस में पानी है उसका भी जियो टैगिंग हम लोग कर चुके थे। और वहां से पंप करके हम सालों भर उस तालाब को लबालब रखें, इसकी योजना हम लोग बना चुके थे। इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया समय के अभाव में, लेकिन इस पे पूरा का पूरा काम हम लोग करके रख चुके थे। और जिस दिन हम लोग इस काम को कंप्लीट, कोई भी व्यक्ति, हम आए चाहे जो भी आए, अगर इसको करने में कोई भी सक्षम हो जाएगा, धनबाद का टेम्परेचर 2 डिग्री डाउन हो जाएगा। क्योंकि इतना पानी जो 110 तालाब में लबालब जब पानी रहेगा हमेशा, तो वो वातावरण को भी इफेक्ट करेगा। इसलिए ये काम हम लोग किए थे और दुर्भाग्य था कि इसको हम लोग इम्प्लीमेंट में जमीन पे नहीं ला पाए। और अगर भगवान ने मौका दिया तो आपको ये देखने को जरूर मिलेगा। एक अंतिम सवाल के साथ हम अपने इंटरव्यू का समापन करेंगे। अभी बिहार विधानसभा चुनाव मतलब चल रहा है, प्रचार 2 या 3 चरणों में चुनाव है। और एक नारा वहाँ बहुत तेजी से फैला है कि 7वीं पास 9वीं पास। प्रशांत कुमार जो जन स्वराज के आए हैं, वो तेजस्वी यादव को 7वीं पास बोलते हैं, कि सम्राट चौधरी के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उप मुख्यमंत्री हैं। तो आप उसी संदर्भ से हम जोड़ रहे हैं नगर निगम चुनाव में। हम ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे मेयर और डिप्टी मेयर के प्रत्याशी रहेंगे, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो इस महायज्ञ का शुरुआत हम आपसे ही आज किए हैं हम लोगों ने। तो आप अपनी शैक्षणिक योग्यता, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, कहाँ तक आप कैसे पढ़े, इसके बारे में बताएं। हम बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से किए हुए हैं और आज के डेट में उसको NIT वारंगल बोलते हैं। NIT वारंगल, तो वहाँ से हम लोग पास आउट हैं और अच्छे मार्क्स से पास आउट हैं। और हम लोग, हमारे HOD ने लिख भी दिया था कि ही इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट स्टूडेंट। और वहीं से इंजीनियरिंग करके हम लोग आपके बीच में हैं। मतलब बीटेक सिविल इंजीनियर। और प्राइमरी एजुकेशन आपकी कहाँ हुई? प्राइमरी तो मैट्रिक हम गांव से किए थे, कुर्सेला हाई स्कूल से। अच्छा। और फिर साहरगंज कॉलेज में पढ़े। अच्छा, साहरगंज कॉलेज में पढ़े। जी, साहरगंज के बाद फिर हम NIT वारंगल चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय दिया। और आए थे धनबाद के पूर्व मेयर और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री चंद्रशेखर अग्रवाल जी। आज इन्होंने समय दिया, काफ़ी कुछ हम लोग इनसे जाने और इनकी आगे की क्या योजना है, अगर ये जनता का ने मौका दिया सेवा करने का, तो ये भी बताया। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और फिर हम एक और जो इनके प्रतिद्वंदी रहेंगे मेयर के चुनाव में, उनको भी आपके बीच लेके आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।